एक हमने ऑलरेडी हमारी लाइफ में एक ब्लूप्रिंट बनाया है और अब जब हम जी रहे हैं तो देयर इज समवन हु इज गवर्निंग अस एंड हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर अस एंड अभी तक नहीं मिला है ना, इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट कल नहीं मिलने वाला है. यस, यू सेट योर लेवल लाइक दैट इन योर लाइफ कि मेरा लाइफ इजी होगा, मीडियम होगा कि डिफिकल्ट होगा, कि मैं स्नेक्स एंड लैडर्स के 1 से जब 5 पे पहुंचूंगी तब मेरे लाइफ में लैडर होगा और जब मैं 10 पे होंगी तब वापस स्नेक होगा. हम वो सेट करके आए हैं. तो अभी जब आपकी लाइफ वैसी चल रही है, वो लैडर स्नेक लैडर स्नेक लैडर स्नेक चल रही है, तो वेट फॉर द टाइम कि जब वापस लैडर आएगा एंड कीप मेकिंग द एफर्ट. वो डाइस हिलाते रहो और कूदते रहो. वेलकम टू द शो जज्बा. ये वो शो है जहां पे मैं पूरी कोशिश करता हूं इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कॉमन पीपल आपके सामने लाने की. क्या पता शायद कहीं आपको काम में आ जाए. वेलकम श्रिया पोपट टू दिस शो. व्हाट डिफाइंस श्रिया? Pranam Devesh ji and pranam to all the listeners, all the viewers. Thank you so much for inviting me on your podcast, Jazba. I think this is a lovely initiative and I hope I'm able to contribute to this. अपने बारे में बताऊँ, आपने नाम बता दिया. मेरा नाम श्रिया है और मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ. और yes, by profession I perform on stage and I teach Kathak. I conduct regular training workshops. I've had fortune of traveling to different parts of India जहाँ पर मैंने अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी है. मैं आचार्य पंडित अनुपम राय जी की शिष्या हूँ और मैंने जब मैं 11 साल की थी तब से कथक में शिक्षा लेना आरंभ किया. आज आई थिंक 14 साल हो गए हैं और वो एक जर्नी चल रही है. बचपन से मतलब अपना अब इंट्रोडक्शन दूँ तो यस, आपने कहा एक्टिंग ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ मी, वॉज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. ब्लॉगिंग वो तो चलो एक कैजुअल चीज़ है टू कनेक्ट विथ माई व्यूअर्स. मैं बीच में कुछ समय कर रही थी वो, और उसमें भी मेरा यही मकसद था कि जो भी मैंने संस्कार लिए हैं, चाहे वो मेरे माता पिता से हो, चाहे वो मेरे गुरु और बाकी टीचर्स से हो, या चाहे कथक से जो भी मैंने कुछ सीखा है, कथक के वजह से, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चली हूँ, मुझे बहुत सारे दरवाजे खुले हैं लाइफ में, बहुत कुछ सीखने मिला है. एंड ऑलवेज द क्रेडिट गोज़ बैक टू कथक. इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो मैं हमेशा चाहती हूँ कि डायरेक्टली डांस के थ्रू या फिर इस तरह बातचीत करके मैं शेयर करूं. और जो आपके इस पॉडकास्ट का भी मकसद है, वो भी मेरा मकसद कहीं ना कहीं है और रहेगा. कभी आपने सोचा है कोई एक चीज़ अगर आपको अच्छी लग जाती है, उसको आप 14 साल तक लगातार करते रहते हो, वो चाहे डांस हो, वो चाहे आर्ट हो, पेंटिंग हो, अरे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें मन लग जाता है, आप खो जाते हो. जब वो एक्टिविटी करो ना, आप पूरे डूब जाते हो, पता ही नहीं चलता है टाइम का, क्या हो रहा है आसपास की दुनिया में. श्रेया की लाइफ में ये कथक 14 साल तक चला और अभी भी चल रहा है. और वो कहती है कथक ने काफ़ी सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए. Isn't it so beautiful to listen to it? I'm just trying to tell you, think on this line only. Find it. What is it that you like it? And if you stay on there, maybe it will open many doors for you as well. आगे चलते हैं. बस इतना ही कहना था फिलहाल. मैं 3 साल की थी तब सबसे पहले स्टेज पर गई थी. वो ज़रूर एक स्कूल का एनुअल फंक्शन, स्कूल में जैसे हम पार्ट लेते हैं कल्चरल फेस्टिवल्स में, और मेरे सोसाइटी में एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. कब शुरू हुआ, कब ऐसा मन हुआ कि मुझे ये डांस करना है? बचपन से या कैसे? यस, मेरे लिए डांस का इंस्पिरेशन आई थिंक वुड बी माय फादर एंड माय सिस्टर. बचपन में अगर मैंने किसी को डांस करते देखा है तो इट हैज़ टू बी बोथ ऑफ देम. मेरी बड़ी बहन आंचल पोपट, वो भी एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड डांसर है, कोरियोग्राफर है. शी इज़ 7 years elder to me. तो जो वो एज होती है, इम्प्रेशनेबल एज, जब आपको हमेशा जो आपकी बड़ी बहन कर रही है वही करना होता है. सो कहीं ना कहीं उसी कारण से मैं डांस करना मैंने शुरू किया है.
मेरे फादर ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड अ वेरी गुड गरबा डांसर. जब वो यंग थे वो इस तरह के जब रास गरबा ऑर्गेनाइज होता था, यूज टू गो एंड यूज टू डांस विद हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस. सो डांस का बीज शायद ऑब्वियसली था, लेकर आई हूँ पिछले जन्म से, पर इस जन्म में कहीं ना कहीं उनका वो एक इन्फ्लुएंस पड़ा. और डांस, रोल प्ले, बोथ ऑफ देम इट हैपन हैंड इन हैंड. और आज के जनरेशन के बच्चे भी बचपन में फिल्म के सॉन्ग्स पे ज़्यादा डांस करते हैं. मैं भी वैसे ही करती आई. जब मैं 10-11 साल की थी, मेरी मम्मी ने मुझे कथक क्लास में डाला. उनकी इच्छा थी कि मैं कोई क्लासिकल डांस फॉर्म सीखूं, और क्योंकि उन्हें कथक डांस ज़्यादा अपीलिंग लगता था, बहुत ग्रेसफुल लगता था, और उन्होंने ऐसा समझा था कि कथक डांस सीखेंगे तो कोई भी डांस फॉर्म आगे जाकर सीख पाएंगे, उससे आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है. क्योंकि हमारे यहाँ पर पास में क्लासेस अवेलेबल थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एनरोल करवाया. और वहाँ वो जो टीचर थी रुचि शर्मा जी, उनके थ्रू मैं अपने गुरुजी आचार्य पंडित अनुपम राय जी से मिली. वो वहाँ पर अक्सर आया करते थे हम बच्चों को डांस सिखाने के लिए, एक प्रोग्रेस देखने के लिए कि कैसे चल रही हैं क्लासेस, हाउ इज़ इट गोइंग. और वहाँ पर उन्होंने जब भी कुछ हमें सिखाया तो मैं बहुत सवाल करती थी उनसे कि आपने ये हाथ अगर बताया है तो ये ऐसा ही क्यों है, ये उंगली यहाँ पर है तो ये ऐसी ही क्यों है, ये बोल यहाँ पर ऐसा क्यों है, इस शब्द का क्या मीनिंग है. मुझे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी बचपन में. इवन इन स्कूल आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडिंग लैंग्वेजेस. तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये शायद नॉर्मल सेटअप में सीखने के लिए बनी नहीं है कि 6 से 7 क्लास है तो बस 6 बजे आओ, घुंघरू बांधो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 7 बजे घड़ी का कांटा देकर निकल जाओ. उन्होंने वो देखा कि शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड वॉट एवर शी डज अ लिटिल डीप. और क्योंकि मुझे उनसे वो सवाल मिलते गए जीवन में, थ्रू आउट दैट डांसिंग जर्नी, एवरी टाइम आई गॉट एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. अगर मुझे ऐसे गुरु नहीं मिले होते तो शायद मैं आज कथक डांसर नहीं होती. इट रियली मैटर्स, आई थिंक. आज जो ये हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को इंडियन डांस में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें बॉलीवुड में ही इंटरेस्ट है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. इट्स अबाउट हाउ दे आर बीइंग टॉट, इट्स हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अप. अगर उन्हें उनके सवालों का कि भाई अगर हम पैर में घुंघरू बांध के कुछ फुटवर्क कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताथे थे तक करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका क्या अर्थ है. जब आप बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए, जब वो पढ़ाई करते हैं, जब वो कोई नया ऑब्जेक्ट भी देखते हैं तो उनके मन में 5 सवाल आ जाते हैं. मम्मी क्या बोलते हैं इसको, इससे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे नहीं, इसे ऐसे पकड़ूंगी तो क्या होगा, ऐसे पकड़ूंगी तो क्या होगा. दे हैव सो मेनी क्वेश्चन. और उस एज में अगर हम उसे बोला बस चुपचाप जो बोला वो कर लो तो ख़त्म हो गया. वो नेक्स्ट टाइम नहीं उठाएगा उस ऑब्जेक्ट को. अगर आपने उसे बोला, बताया कि इसका क्या असर पड़ेगा, ऐसे करने से इससे आपका फ़ायदा होगा, तो वो उसे करेगा, उससे इंटरेस्ट लेगा. एंड दैट्स हाउ मेरी तालीम वैसी रही, क्योंकि मैंने बहुत सवाल किए और मुझे हमेशा जवाब मिला. और वैसे ही मैं एक दिन कर करके मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया इस सब्जेक्ट में. 14 साल कथक में बिताना छोटी चीज़ तो नहीं लगती है ना. एंड जब मैं सुनता हूँ श्रेया की अभी तक की बात, डोंट यू थिंक कभी कभी वो क्यूरियसिटी और वो एनवायरनमेंट और वो गुरु, ये 3 मिल जाए ना शुरुआत के दिनों में, वो आप कोई भी चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो, वो आपको हेल्प करेगी आगे जाने में, वो एक्टिविटी में. श्रेया के साथ तो वही होता है. इसलिए मेरे लिए अभी तक का की लर्निंग है एज अ पेरेंट, वो एनवायरनमेंट आपके बच्चों को दो जिसमें वे ब्लॉसम करें, टू डू व्हाट एवर दे वांट, सेटिस्फाई देयर क्यूरियसिटी, आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस. वैसे हाँ, श्रेया बॉम्बे में क्लास चलाती है, कथक एकेडमी. कभी अगर आप बॉम्बे में हो, विजिट हर सेंटर. आगे चलते रहे. और मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट डांस, इट हैज़ साइंस, इट हैज़ मैथमेटिक्स, इट हैज़ हिस्ट्री. उससे मुझे इतना अपने भारतीय संस्कृति के बारे में इतना कुछ सीखने मिल रहा है. मुझे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ किसे कहते हैं उसके बारे में समझ में आया, किस तरह से अपने आप को
प्रेजेंट करना है, बातचीत कैसे करनी है, खड़े कैसे रहना है, हाउ डू यू स्टैंड लाइक अ प्रोफेशनल, लाइक अ पॉइज्ड पर्सन, सो दैट पीपल विल वांट टू लिसन टू यू, विल वांट टू लुक एट यू। एक बिल्कुल तौर तरीका, चल के कैसे आते हैं, बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसे रहना है। एंड सबसे बड़ी चीज़, हम जिसे धर्म या आज आध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, उसका अगर इंट्रोडक्शन भी हुआ है मेरी लाइफ में तो इट हैज़ बीन थ्रू कथक एंड बिकॉज ऑफ माई गुरु जी। सो मेरे लिए इट हैज़ नॉट बीन जस्ट कि गाना बजा के डांस करना। मुझे बहुत छोटी एज से उस तरह से सिखाया गया एंड आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी। मैं जब छोटी थी तो तब भी मुझे फिक्शनल बुक्स पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता था जितना नॉन फिक्शनल अच्छा लगता था। तो वो बिल्कुल एक मैं जैसे कह रही हूँ, वो कड़ी जुड़ती गई और मेरी ट्रेनिंग चलती रही। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग कथक। क्योंकि अभी ही जस्ट मैंने आपको बताया कि क्यूरियस रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी क्यूरियस रहने देना। तो मेरा वही क्यूरियसिटी पे क्वेश्चन था श्रेया को, घुंघरू क्यों बांधते हैं ये डांस फॉर्म में, क्या होता है उससे? और ये सवाल श्रेया पूरी अथॉरिटी के साथ दे सकती है। पता है क्यों? क्योंकि 14 साल कथक करने के बाद ब्लड ग्रुप ही कथक पॉजिटिव हो जाता है। लेट्स लिसन। Oh, that's very nice actually. कथक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ट्रू। ओके, सो अगर टेक्निकली बताएं तो क्योंकि आप कथक में फुटवर्क का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी डांस फॉर्म में द फुटवर्क फॉर्म्स द बेस ऑफ योर एंटायर बॉडी मूवमेंट्स। कभी भी हम कोई भी डांस सीखना शुरू करते हैं या सिखाते हैं तो पहले उसका फुटवर्क आ जाना चाहिए। एक बार वो आ जाए तो आप बाकी सारी चीज़ें एक के ऊपर एक, जैसे एक बिल्डिंग की नींव होती है, वो आ जाए तो उसके ऊपर आप हैंड मूवमेंट्स, उसके ऊपर आप बाकी बॉडी मूवमेंट्स, देन योर एक्सप्रेशंस एंड देन योर बैलेंस एंड ऑल दोज थिंग्स कैन कंटिन्यू। सो कथक में भी अब ऐसे तो कथक जो शब्द है उसका मतलब स्टोरी टेलिंग है, और पहले के ज़माने में जब आप अपने एक्शंस और हाव भाव के थ्रू कोई स्टोरीज कहते थे तब उस कथा कहने वाले या कथा कहने की क्रिया को कथक कहते थे। पर धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होना शुरू हुआ। अब जैसे मैं अगर आपसे कोई भी कहानी कह रही हूँ, एक सिंपल सी चीज़ अगर बोल रही हूँ, ये सेक्शन में श्रेया एक्ट करके दिखाती है कि एक ही चीज़ जिसको मैं अगर एक्ट करके दिखाऊं तो कैसा फील होता है। क्या वो घुंघरू और कथक सच में कोई सीन को कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकता है? अगर आपको इसको देखना चाहते हो वो क्लिप को, तो उसकी लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। लुक एट हर एक्सप्रेशंस, लुक एट हर डेप्थ जो उसने पाई है बाय डूइंग दिस कथक अभ्यास इन गुरु शिष्य परंपरा ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। बाकी आप सुन सकते हो, बट इसका वीडियो क्लिप भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। लिंक ये एपिसोड का डिस्क्रिप्शन में है। एक बाल्टी भर रही है और मैं उसको ऐसे 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 करके आपको दिखा रही हूँ बाल्टी भर रही है, वर्सेस अगर उसमें साउंड्स यूज हो गए, ते ते टे ते टेका ते टेका त ते टेका त गदी ते टेका त गदी गना ते टेका त गदी गना धा ते टेका त गदी गना धा ते टेका त गदी गना धा, तो आपको वो पिक्चर ज्यादा अच्छी तरह से बनेगा और कोई भी कहानी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इंस्ट्रूमेंट्स का यूजेज होना शुरू हुआ। अब जब इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं तो मैं अपने पैरों की ध्वनि से कितने साउंड्स निकाल पाऊंगी? देयर इज अ लिमिटेशन कि मैं सिर्फ अपने फीट को टैप करके कितने साउंड्स निकाल सकती हूँ। बट द मोमेंट देयर इज साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट और समथिंग लाइक अ घुंघरू विच आई हैव टाइड, तो उससे साउंड्स की जो वोकैबुलरी है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर मैंने अपने जोर से पैर मारे तो अलग साउंड आएगी, अगर मैंने सिर्फ हील से किया दिग 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 तो छन 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 ऐसे साउंड आएगी। अगर मैंने पैर को ऐसे घर्र किया तो फिर घुंघरू से भी थर्र ऐसे साउंड आएगी। अगर मैंने ऐसे टा टा छोटे से टो को किया तो ना ना ऐसे साउंड आएगी। तो इससे अब इट बिकम्स एन एंटायर ग्रामर। जैसे हमारी भाषा में क ख ग घ ABCD है, वैसे कथक में भी आपका ग्रामर ताथई थई तक से स्टार्ट होता है। सो इवेंचुअली व्हेन यू लर्न द लैंग्वेज, आपको कथक की भाषा, डांस एक बॉडी लैंग्वेज है, अगर आपको भाषा आ जाती है तो आप अपने फुटवर्क के ही माध्यम से बहुत सारी कहानियां कह सकते हो।
अपर बॉडी तो छोड़ दो, सिर्फ आप साउंड सुनोगे तो भी आप बहुत कुछ कि अच्छा झरना बह रहा है, पानी बह रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्या हो रहा है, एक गज चल रहा है, हाथी चल रहा है, कौन कौन सा जानवर चल रहा है, एक लड़की शर्माकर चल रही है तो वो शर्म सुनाई देती है अगर आप अपने नसों को दबाकर चलोगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो टेक्निकली तो ये हो गया कि अब मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ तो आपको दूर से साउंड आनी चाहिए, तो आपको घुंघरू की भी साउंड आएगी। सो ये एक कारण हो गया इसका। और अगर मैं आपको फिलोसफिकल कहानी बताऊँ तो मुझे गुरुजी ने एक बार बताया था कि एक घुंघरू जो होता है, अगर कभी आपने देखा हो तो उसमें बाहर के हिस्से में 4 पार्ट्स होते हैं। इट्स लाइक अ फ्लावर पेटल्स, घुंघरू के फल, और अंदर एक आयन का, लोहे का एक बॉल होता है, जैसे बॉल बेरिंग होती है वैसे एक आयन का बॉल होता है जिसको छर्रा कहते हैं। और ऐसे कई घुंघरू आपस में टकरा रहे हैं जब आप डांस कर रहे हो और इसीलिए साउंड आ रही है। अब वो जो 4 फल है घुंघरू के और वो जो बीच में छर्रा है, वो छर्रा वो इंसान है जो अपने लाइफ के वो 4 फेजेस, आप जैसे हमारे सनातन धर्म में हम बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर आखिर में संन्यास आश्रम। ये 4 फेजेस हैं लाइफ के। आप उसको एज वाइज चाइल्डहुड, टीनेज, अडल्टहुड, ओल्डर एज ग्रुप वैसे मान सकते हो। आप लाइफ के 4 प्रिंसिपल्स, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसको वैसे मान सकते हो आप। इट्स एंडलेस। बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि हम एक घुंघरू में ही हैं। है ना? और हमें कोई तो है जो हमें अपने पैरों में पहनकर बजा रहा है। यस, सो ये उसका बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। कितनी अच्छी ये एनालॉजी थी कि कोई हमको घुंघरू में रख के बजा ही रहा है। हम चाहे कितनी भी बड़ी बात सर पे ले ले, वो ईगो ले ले, तूने मुझे ये कहा वो कहा, अरे हम तो एक छोटे से घुंघरू के अंदर का एक छर्रा ही है, जैसे श्रेया कह रही है। मैंने उनको एक सवाल ये भी पूछा था कि कथक की लैंग्वेज क्या होती है, क्या वो फिक्स होती है? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू नो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज फिक्स्ड इन योर फॉर्मेटिव इयर्स। आपको जैसे हम आपको एक सेंटेंस याद करा देते हैं, करेक्ट, कि आप याद कर लो, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। यू हैव टू लर्न सो मेनी सच थिंग्स फर्स्ट टू बिल्ड योर वोकैबुलरी एंड योर नॉलेज। बाद में आप उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर जब आपको समझ पैदा हो जाती है, आप अपनी नई रचनाएं भी बना सकते हो। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वास्ट ओशन। अगर ये लिमिटेड होता तो ये खत्म हो चुका होता, क्योंकि इसमें गुंजाइश है। आज मैंने अपने गुरु से 1000, 2000, 5000 ऐसी रचनाएं सीखी, तो मैं एक बना पाऊंगी और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह और 500, 1000 बनाकर सिखा पाऊंगी। एंड दैट साइकिल गोज ऑन। सो इनिशियली इट इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ आपको वो चीज़ें याद करनी है, मेमोराइज करनी है, उनके कॉम्बिनेशन समझने हैं कि हाँ ये शब्द इसी का है, ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट का है, ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट का है, ये साउंड घुंघरू का है, इस साउंड के साथ अगर कोई क्रिएशन बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, उस सब के टर्म्स है, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस। एंड उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका रिदम सेंस बढ़ता है, उसको कैसे आपको रिदम में कैसे पढ़ना है, रिसाइट कैसे करना है, वो आपका फिक्स्ड इनिशियली होता है। बट इट इज़ लाइक फिक्स्ड सीखते हुए आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करो। लाइक आई सेड, आपको भाषा अब आ गई है, अब आप अपनी भाषा में बात करो। दूसरी चीज़, डू दीज बोल्स हैव अ मीनिंग? Yes, they can have a meaning, each to its own, क्योंकि ये आखिर एक साउंड है। अब जब मैं साउंड धा बोलती हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको कोई बड़ी विशाल चीज सामने आएगी, पर अगर मैं ना बोलती हूँ, तिन बोलती हूँ, किटर बोलती हूँ, तो आपको कोई छोटी साउंड इमेजिन होती है, छोटी चीज इमेजिन होती है, करेक्ट। तो उस तरह से ये एक साउंड्स एक ग्रामर है इन अ वे। तबले का भी अपना ग्रामर होता है कि इस साउंड के लिए आप ऐसे ही उंगलियां रखकर बजाओगे। उसी तरह कथक में अगर आपको एक साउंड धिलांग प्रोड्यूस करना है तो आप वैसे ही जंप करोगे जिससे धिलांग, वो अंग साउंड भी प्रोड्यूस हो आपके घुंघरू के रेजोनेंस से। सो इस तरह से आपको जब वो आ जाएगा तो
उसका क्या मीनिंग है पीछे, कि अगर आपको दिखाना है कि कोई एक आदमी कोई इंसान दूसरे किसी को टॉर्चर कर रहा है या बहुत गुस्सा कर रहा है, तो दे कैन बी लाइक द अग्रेशन इन द बोल, तक धड़न तादा किड़ दिंगड़ा तादा किड़ दिंगड़ धा तादा तक धड़न तादा किड़ दिंगड़ धा तक धड़न, इस तरह से आप उसको कंपोज कर सकते हो, है ना। जब आपको कोई चीज़ ग्रेसफुली करनी है, जैसे हम लोग कभी कभी घूंघट दिखाते हैं कथक में, लेडी एक घूंघट की चाल कैसी होती, तो उसके बोल बहुत प्यारे होते हैं, तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे। तो आप क्या डिपिक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से साउंड्स चूज किए जाते हैं, या जो आपके पास अवेलेबल साउंड्स है उसका आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके यू कैन पुट इट टू यूज। और आपने तीसरी सवाल आपने ये पूछा कि उन साउंड्स का कोई अपने में अगर मीनिंग है, जैसे अगर मैं आपको ता थे तत बताऊं, तो हमारे अगेन सनातन धर्म में 3 का बहुत महत्व है ना। देयर इज अ ट्रिनिटी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप चाहे 3 देव देखें, या फिर मतलब देव देवी देखें, या आप कहें कि हाँ 3 लोक हैं, या 3 गुण हैं, रजस तमस सत्व, या आप ऐसे ऐसे कई 3 के ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ता थे तत्, कोई लोग उसे ऐसे मानते हैं कि अच्छा वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, या फिर आप माना जा सकता है कि ता पुरुष अंग है साउंड का, इट्स द मैस्कुलिन, थे इज द फेमिनिन, एंड तत् उनका बच्चा या तत् जिसे आज हम 3rd जेंडर कहते हैं, वो भी माना जा सकता है ना। तो दिस इज स्काई इज द लिमिट। आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उस साउंड का आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे हम आपको क्विक इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैं अभी आपको पूछूं थुन, इस साउंड को सुन के आपको क्या मन में आता है? थुन, इट्स लाइक कुछ डांस, कुछ ऐसी ड्रीमी सिचुएशन मुझे लगी, जैसे कुछ हो रहा है, राइट, दैट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ सस्पेंस जैसा लग रहा है, आई डोंट नो। यू मीन थुन, राइट? Okay, if you say it like that, yes. And if I say it like thun, like a high pitch, it will be like ऐसे कोई चीज कोई बाउंस होके कोई चीज ऊपर जा रही है, थुन, है ना। तो like you're saying कि फिर वो वॉइस मॉड्यूलेशन का भी खेला जाता है कि आप किस चीज को कैसे बोल रहे हो। So this is a vast टॉपिक। Can you just take one more situation? क्योंकि मुझे अभी भी बाल्टी वाला situation, I was just looking that, right? So can you just pick something, I can tell you how a train की साउंड कैसे आती है। हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम जो ये सारी प्रस्तुतियां करते हैं, हमारी एक कोशिश होती है कि एक कॉमन मैन हो या फिर एक बड़ा विद्वान कलाकार हो, सभी को हमारे नृत्य में एक रस मिले। सीधी बात है। तो जो लोग इस चीज को जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें तो उस चीज के मैथ्स में, कैलकुलेशन में मजा आता है। साउंड ऑडिटरी प्लेजर जो मिल रहा है कि वो लय में बैठ कैसे रहा है, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तकिट तक धिन तकिट तक धिन तकिट तक धिन तकिट तक धिन, तो वो उसको देखना चाहेंगे कि अच्छा वो कैसे बैठ रहा है ये फ्रेज, तो दे एंजॉय इट लाइक दैट। बट एक कॉमन मैन को मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि देखो ट्रेन की साउंड तकिट तक धिन तकिट तक धिन तकिट तक धिन तकिट तक धिन, जैसे जब वो पटरी पर से जा रही है, और इट इज चेंजिंग इट्स रूट्स, वहां पर ये साउंड आती है। तो हम अपने डांस को इस तरह पैलेटेबल बनाते हैं कि हर इंसान को समझ में आए। So this is another common that was very different thing. एक ट्रेन चल रही है, that's what you can tell them. I have never thought कि you can really use this art to tell a story. Correct. So और आपने जब बोला ट्रेन चल रही है या बारिश हो रही है, so that's what you can tell via dance forms. And exactly, it's not just कथक। आप हमारे कंट्री का कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ले लो, they are all at the base telling stories. पहले के टाइम में हम सीखते कैसे थे, श्रुति और स्मृति, ये 2 तरीका था सीखने का, है ना। मेमोरी एंड मेमोरी एंड लिसनिंग, एंड देन यू रिमेम्बर इट। तो टुडे वी आर वाचिंग मूवीज, टुडे वी आर लिसनिंग टू पॉडकास्ट, ये सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड करने का माध्यम है। पर पहले के टाइम में कहानियां कहकर ही आप एडुकेट कर सकते थे, और कहानियां कहकर ही आप एंटरटेन कर सकते थे। तो आई थिंक
सब आप कंट्री का कोई भी पार्ट ले लो, सभी ने अपने अपनी शैली बनाई उस एक ही काम को, उस एक ही मकसद को पूरा करने के लिए। उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया। अगर हम कथक में ही देखें तो जैसे हम कहते हैं कि घराने हैं जयपुर, लखनऊ, बनारस, तो वो सभी का अपना अपना एक हिस्ट्री है। अगर आप जयपुर देखोगे तो उनका डांस फॉर्म बहुत ब्रिस्क है। आप एंड दैट कैन बी बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट वैसा है, राजस्थान एरिया ही वैसा है। You know, everything about them, even their music, they have such a vast vocal range. अगर आप लखनऊ देखो, क्योंकि वहाँ पर इतना मुगल इन्फ्लुएंस रहा है, एंड वहाँ का मतलब ऐसे हम हंसी मजाक में बोलते हैं कि आप गाली भी दोगे तो पता नहीं चलेगा गाली दे रहे हैं, इतने तहजीब से बात करते हैं। तो वहाँ की डांस में भी वो तहजीब होगा, वहाँ का खान पान, रहना, पहनना, सब कुछ वैसा है। तो उस डांस फॉर्म में, जैसे अगेन आई एम कमिंग बैक टू उस भाषा, वो एक भाषा है, वहाँ का कल्चर रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी तरह आप भरतनाट्यम ले लो, उसमें भी लोग स्टोरीज ही कह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे हैव अ टेक्निकल पार्ट ऑफ इट आल्सो, पर आप अल्टीमेटली कहानियां कहने के लिए ही मंच पर उतरते हो। जब मैंने सुना कि आप एक डांस फॉर्म को यूज करके आप एक कहानी, आप एक माइथोलॉजिकल या कोई भी स्टोरी, वो स्टोरी के इमोशंस जस्ट पैर के साउंड के साथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कन्वे कर सकते हो, बी इट एनी डांस फॉर्म। आई होप आप भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाते होंगे। ये कथक की लैंग्वेज, कथक में घुंघरू क्यों बांधते हैं, और ये वेरियस साउंड्स, क्या ये साउंड्स का मीनिंग होता है। देन मैं श्रेया के बचपन में जाता हूँ, यानी कि जब वो 11 साल की थी तो क्या वो मेमोरीज थी। जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो जब आप 11 साल के थे तो आपने बताया कि आपके फादर ही इज़ अ वेरी फेमस गरबा डांसर है। सो आपने उनको देखा, आपने अपनी बहन को भी देखा जो 7 साल आपसे बड़ी है। आपने उनको देखते देखते लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। जैसे मेरे केस में बड़ी बेटी को देख के छोटी बेटी नाच लेती है। पता नहीं कहाँ कौन जाने वाला है, बट ऐसा होता है। सो नाउ कुछ ऐसी मोमेंट बताओ कि जब आप 11 साल के थे, एक तो 3 साल में आपने शुरू किया, आई रिमेम्बर, तो वो कुछ मोमेंट याद है कैसी थी उस वक्त बचपन की, वो उत्साह या वो कभी डिस्टर्बेंस, अरे मम्मी मुझे नहीं जाना है क्लास में, या ऑलवेज एक्साइटेड? नहीं जाना तो नहीं, हाँ मैं 3 साल की थी तब वो हुआ था कि बाकी सब बच्चे रो रहे थे स्टेज पे जाने के लिए, और मैंने मम्मी को बोला था मम्मी यहीं खड़े रहो, मैं अकेले जाऊंगी। सो यस, दैट इज अ वेरी मतलब चेरिशेबल मेमोरी। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता था करने में। और बाद में ऐसा हो गया कि मेरे पेरेंट्स को मुझे ऐसा बोलना पड़ता था कि कोई बात नहीं, एक दिन आराम भी कर लिया तो चलेगा, एक दिन हमारे साथ भी कुछ समय बिता लो, सो इट्स ओके। सो मेरा एक्चुअली स्ट्रगल ऑपोजिट रहा है, वेदर इट वाज माय स्टडीज, वेदर इट वाज माय डांस। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई तो फिर मैं उसे पूरे फोकस से ही करूंगी, एंड देन यू विल हैव टू टेल मी टू डू इट लेस। पहले तो कुछ वक्त पर्पस को ढूंढने में लग जाता है, मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। और हाँ, ये कहानी में, यानी कि ये गेस्ट को पर्पस तो मिल गया था, डांस तो उसको बचपन से ही पसंद था। लेकिन वो कहती है एक बार जो चीज़ पसंद आए ना, फिर उसे मैं नहीं छोड़ती हूँ। पता है क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना, फिर वो चीज़ ही आपको नहीं छोड़ती है। याद रखना मेरी ये लाइन को। जब भी आप ज़िंदगी में कुछ नए पर्पस की जर्नी पे चलने लगोगे ना, फिर वो चीज़ ही आपको नहीं छोड़ेगी। Whether it is my eating habits, whether it is my song preferences, someone will look at it as being cynical, but I think that is commitment, you know. Yes, exactly. I've just been like that. कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या कहेंगे वो सोचते सोचते खुद की क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं। हम शायद कुछ काम करते ही नहीं है, क्यों सोचते लोग क्या कहेंगे। मैं अच्छे काम की बात कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगता है, जो काम में आपका मन करता है, लेकिन आप नहीं करते हो, जस्ट सोचते हो कि अरे लेकिन इसकी क्या वैल्यू है, लोग क्या कहेंगे। तो जैसे ये श्रेया कह के गई ना
कि कमिटमेंट मुझे अच्छा लगता था तो मैं करती थी। वैसे ही मेरा एक एपिसोड है जिसमें मैंने बात की थी अमृतेंदु मुखर्जी। ही इज़ अ कैंसर फाइटर और आईटी कंपनी अभी चलाते हैं। ही जस्ट मेंशन, जब मैंने उनको पूछा था आपका की मैसेज क्या है, तो उसमें से एक मैसेज उन्होंने दिया था कि इट्स ओके टू बी आउटलायर। ठीक है ना, कभी कुछ चीज़ अगर हमको लगता है हम डिफरेंट है, सो है, just do that, maybe that will bring change to this community. Work on that purpose. Check out that episode, Amritendu Mukherjee, it's there. आगे चलते हैं। मैंने बहुत कम कॉलेज लाइफ इंजॉय किया है। मैं अपने लेक्चर्स अटेंड करके तुरंत भागती थी विरार फास्ट ट्रेन लेकर। गुरुजी का घर मुंबई में मीरा रोड एक जगह है, वहाँ पर है, और मेरा कॉलेज मिठीबाई कॉलेज विले पार्ले में अंधेरी के आगे है। सो वहाँ से फिर मैं विरार फास्ट लेकर वहाँ उनके घर पहुँचकर खाना वाना खाकर कभी कभी आराम करके फिर शुरू करती थी सीखना, और फिर शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पर रहना, और फिर घर आके खाना खाकर सो जाना, या अपना जो भी स्कूल का काम है कॉलेज का काम है वो करके फिर नेक्स्ट डे अगेन सेम रूटीन। दैट वाज माय लाइफ फॉर इन माय दोज ग्रोइंग ईयर्स, एंड इवन टिल माय मास्टर्स वैसा ही चला। लॉकडाउन के टाइम में तो गुरुजी मुझे ऑनलाइन सिखाने लगे। उन्हें क्या बात है। ही अडेप्टेड टू दिस, ही यूज्ड टू हेट ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल। वो बड़े लोग जो होते थे उन लोग को ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है ना। पर ही अडेप्टेड, वो इतने से मोबाइल में अपने यूं करके देखते थे और मेरे हैंड और लेग्स और साउंड सुनते थे। तो मैंने तो वो 1-1.5 साल बहुत सीखा ऑनलाइन। नथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टीचिंग मी एंड स्टॉप्ड मी फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम हिम। It Wow. was like that. Only I think वो फिर भी सिखाते ही रहे। सिखाते रहे। अगर मेरा सीखना in that sense, physical sense रुका है, तो it was when he passed away. Because then we can't do anything. Okay, वो already. Yes, in 2020 when he passed away. So उसके बाद वो physical चीज़ ख़त्म हुई या रुकी, पर उन्होंने इतना कुछ सिखाया है। और ये जैसे मैं कहती हूँ सब्जेक्ट इज नेवर एंडिंग, तो आज भी एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई बिलीव दैट ही इज ओनली स्टिल टीचिंग मी। उस समय वो साकार रूप में सिखा रहे थे, अब वो निराकार रूप में सिखा रहे हैं। क्या कहते हो, यही तो जज्बा है। न गुरु रुके न शिष्य रुकी, यानी कि श्रेया भी नहीं रुकी। कहती है ना, कोई मुझे रोक नहीं सकता सीखने के लिए, और गुरु भी सिखाते ही रहे। उनकी एज थी तो वो भी मोबाइल में ऑनलाइन एडेप्ट होके श्रेया को सिखाते ही रहते थे। सो 2 चीज़ अब तक के कन्वर्जेशन में, यानी कि रिसेंट कन्वर्जेशन में मुझे सीखने को मिली। बी अनस्टॉपेबल। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो ना, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, आपको सिखा ही देगा। भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी मानते हो, वो दिव्य शक्ति आपको मिला ही देगी। और दूसरी चीज़, सीखने की भूख को ना कम होने मत देना। जस्ट बी लाइक चाइल्ड लाइक क्यूरियसिटी, जैसे अमृतेंदु मुखर्जी कहता है। मैंने अभी बोला, वो एपिसोड इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। ही जस्ट सेज द सेम थिंग। आगे चलते हैं। मुझे कुछ पार्शियल आंसर मिल गया जब आपने बोला कि गुरु शिष्य, गुरु के बारे में जब आपने बोला ना कि साकार रूप में पहले सिखाते थे, अभी भी वो निराकार रूप में मेरे साथ तो हमेशा है, और वो अभी भी सिखाते हैं आपको। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। बट वो गुरु शिष्य की परंपरा ना आजकल ज़्यादा वो तो सुनने में नहीं आता है, राइट? सो हाउ वाज इट इन योर केस? मतलब व्हाट डू यू डिफाइन दैट एज गुरु शिष्य? मतलब वो क्या होता है वो परंपरा? Or how do you define guru as well? That's my another question as well. Okay, so yes, we should first understand what is guru. हमारे यहाँ पे लिटरली गुरु शब्द का मतलब ऐसे बताया गया है कि गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। तो कौन सा अंधकार और कौन सा प्रकाश? अज्ञान का अंधकार और ज्ञान का प्रकाश। तो जिस तरह आप कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत अंधेरा छा गया है और कोई एक इंसान आ जाता है और ऐसे लगता है बत्ती जलाकर चला गया कमरे की। वो गुरु का रोल होता है लाइफ में। So nice.
they are mentors, they are transforming you. They are not, गुरुजी बोलते थे कि हम गुरु कभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करता है कि हाँ एक यूएसबी लिया और दूसरे यूएसबी में डाल दिया. मैं आपको बना रही हूँ, जैसे एक माली अपने पौधे को सींच कर पानी डाल डाल कर बनाता है, वैसे गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है और इसलिए ट्रांसफॉर्म करता है. अगर जो मेरी बात ये सुन रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई है तो आप उन्हें गुरु अपने आप मानोगे. आप भले वो टाइटल ना दो, बट आपकी लाइफ में वो जो मदर, फादर और तीसरा रोल होता है एक मेंटोर का, एक गुरु का, वो इंसान ही बनेगा. और अगर आपको लगता है कि अब तक आपके जीवन में ऐसा नहीं है कोई, तो मैं कहूँगी कि ढूंढिए. कीप योर आईज ओपन. जरूरी नहीं है, अगेन आजकल कितने हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जाकर उनके पास ही सीखो. आजकल तो कितनी सारी चीजें, किसी के एक प्रोवर्ब या एक कोट या एक वीडियो से आपके कोई सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा. फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते किसी का स्टेटस देख के आपको आंसर मिल जाएगा. Right. But be on a lookout, be on a watch that you will need a mentor like this in life some or the other time. Got it. कोई ऐसी मोमेंट थी अपने गुरु के साथ which you want to share? Any moments? There could be many things. उनकी सबसे अच्छी बात लगती थी कि वो मेरे फ्रेंड थे. मुझे, जैसे मैं आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, मुझे उनसे डर नहीं लगता था. मैं उनसे कोई भी चीज बोल और पूछ सकती थी. और वो बहुत हंसी मजाक करते थे, उतने ही फिलोसॉफिकल और उतने ही सीरियस बातें भी करते थे. और वो छोटी छोटी चीज़ों में हमें म्यूजिक, डांस देखना सिखाते थे. हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में तो बोल देंगे चलो अचार पापड़ रायता धा, अचार पापड़ रायता धा, इसकी तिहाई बनाओ. कोई एक रचना बनाओ, ऐसे बोलते थे. इट वाज जस्ट सो मच फन टू बी अराउंड हिम. कभी मुझसे, सबसे बड़ी बात कहूँ तो, कभी ₹1 नहीं लिया मुझे सिखाने के लिए. तो जो आप गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हो, वहां पर सबसे पहले ये बात आती है कि ज्ञान आप बेच नहीं सकते. ये हमारा कल्चर रहा है. आज अलग अलग सिस्टम है. मैं आज किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप ओरिजिनली कहो तो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन. यू कैन नॉट कमर्शियलाइज द नॉलेज एंड विजडम. या एग्जैक्टली. और वो आज की तारीख, मतलब 2021, इस सेंचुरी तक भी, इस साल तक भी ये फॉलो कर रहे थे. ही वाज वन ऑफ, आई डोंट नो इफ देयर वाज एनीवन एल्स, मे बी होंगे और भी लोग. ही वाज वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने, मैंने कभी सुना नहीं है. राइट. मुझे लगता है मैं कौन से जमाने में पहुंच गया जब आपने बोला ही नेवर चार्ज एनीथिंग. इनफैक्ट वो मुझे देते थे. उनको लगता था कि मैं वहां से ट्रेन लेकर आ रही हूँ, तो उनको लगता था कि मैं ऑटो से आ जाऊं, और ऑटो से विले पार्ले से मीरा रोड कम से कम 200 रुपए तो लगता ही था तभी. बराबर. तो बिकॉज ही यूज्ड टू नॉट चार्ज एनीवन, उन्हें लोग अपने मन से, जिसके पास जब कमाई आई, उन्हें आके अपने मन से देते थे. गुरु पूर्णिमा के दिन या ऐसे ही उनके जन्मदिन के दिन पर, या जब आशीर्वाद लेने आए तब, तो वो इकट्ठा करके अपने पास रखते थे और उसमें से मुझे निकाल कर चुपके से देते थे कि कल ऑटो से आ जाना. मैं तो क्या ही देती उनको, उन्होंने ही दिया है. इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे. तो उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, मतलब अपना प्यार जताने के लिए. सो यस, दीज आर माय मोमेंट्स विद हिम. आपका जब ये परफॉर्म करते करते, राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जो आप कथक एकेडमी जो चलाते हो, राइट, कि आपको कब ऐसा हुआ कि मुझे कथक सिखाना है? So you can rewind your life, you know. So maybe I might be very fast forward. You will laugh at me, but I'll say कि मुझे सिखाना भी जब मैं सीख रही थी तब से पसंद था. वाह. तो अच्छा, जब आप सीख रही थी तभी आपको सिखाना था. तो जो मुझसे जूनियर स्टूडेंट्स आते थे, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, बिकॉज यू नो, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है कि इसको तो, इसके पास तो सारे नोट्स होते हैं, इसको तो सब कुछ याद है. तो जब किसी और को कुछ बताना है, टीचर उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती थी. तो कई बार ऐसा होता था कि वो जो जिनकी क्लासेस थी, रुचि जी टीचर, इफ शी इज नॉट देयर, आई वुड टीच द जूनियर स्टूडेंट्स. आई वुड टेक देयर रिविजन, नॉट टीच, बट लेट्स से आई वुड टेक देयर रिविजन. और गुरुजी के घर पर भी ऐसा था कि गुरुमा है विदुषी रीता राय जी, उनकी वाइफ, शी इज ऑल्सो अ सीनियर कथक गुरु एंड कथक डांस यूज. तो उनके स्टूडेंट्स भी अगर आते थे
उनके छोटे स्टूडेंट्स, तो उनको जैसे गुरुजी अगर हम सबको साथ में सिखा रहे हैं तो फिर बिकॉज आई वॉज द सीनियर वन तो मैं आगे खड़ी रहती थी एंड देन हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड। तो सिखाना उस तरह से वहीं से था। एंड इवन इन माई कॉलेज डेज मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत सिखाया है, बहुत पढ़ाया है। मैं वॉइस नोट्स पे, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स पे उन्हें नोट्स पढ़कर भेजती थी और वो लोग ईयरफोन में, क्योंकि कुछ लोगों को सुनकर याद करना ज़्यादा आसान लगता है, तो वो लोग एग्जाम हॉल में आते ही थे विद ईयरफोन्स ऑन एंड एक दूसरे को पूछते थे कि तू श्रेया के नोट सुन रही है, तू श्रेया के नोट सुन रही है, हाँ मैं भी कौन सा आंसर सुन रही है, वैसा था। तो टीचिंग आई ऑलवेज हैड अ नैक, वो फ्लेयर जो होता है सिखाने का, किसी चीज़ का फ्लेयर होता है, ऐसे मुझे टीचिंग का था। पर्टिकुलरली अगर बोलूँ तो अगेन दिस वाज मे बी अराउंड 2018 जब मैंने वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट किया, because that would be a lesser time commitment. I was still learning ना, मैं अभी भी अपना मेरा सीखना जारी था, परफॉर्मेंसेस उस समय जारी थे, तो मैं बीच बीच में कुछ समय निकाल कर वर्कशॉप्स करके सिखा रही थी। एंड 2020 में ही जस्ट मैंने रेगुलर क्लास बच्चों के लिए स्टार्ट की थी अपने ही लोकेलिटी में, और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वो मेरी बच्चों की क्लास डिसकंटिन्यू हो गई, आई हैड टू स्टॉप इट, और फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। और मैंने रेगुलर कथक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, जैसे अगर किसी को दे जस्ट वांट टू गेट अ टेस्ट ऑफ द डांस फॉर्म, तो उनके लिए 5 डे वर्कशॉप, 10 डे वर्कशॉप। फिर मैंने एक फेशियल एक्सप्रेशंस इन डांस कि अगर मुझे किसी को एक्सप्रेशन सिखाने हैं सिर्फ, नॉट नेसेसरी कि वो एक क्लासिकल डांसर हैं या उन्होंने कथक ही सीखा हो, किसी भी डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करते हो, नॉन डांसर हो, प्रोफेशनली डांसर्स नहीं बट दे जस्ट एंजॉय डांसिंग, तो उन सबको एक्सप्रेशंस पे कैसे वर्क करना चाहिए, उसके स्टेप्स या उसकी एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, गेम्स, उस तरह से मैंने एक फॉर्मुलेट किया था कोर्स, एंड इट वाज अ 3 डे कोर्स। मैं एवरी वीकेंड वो कोर्स कर रही थी लॉकडाउन में, वो इतना अच्छे से ऑनलाइन चला। I see. एंड सिंस देन ऑनलाइन तो टीचिंग चालू ही है, आज वी आर इन 2023, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन, एंड देन I also started resumed rather my regular classes, and this time I started with one area and then I got a lot of response and queries for other areas also. तो जहाँ ज़्यादा डिमांड मेरे घर के आसपास एरियाज में, जैसे मैं मुंबई में सबअर्बन रीजन में रहती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने घर के ही आसपास बोरीवली, कांदिवली, मलाड, इन सब एरियाज में क्लासेस स्टार्ट करी हैं, और अंधेरी, हब ऑफ मुंबई, वहाँ पर भी I teach. I see. So my online teaching, I offer private training also, and I offer group training also, online, offline, both. So that's how it started. Got it. मैं आपको वापस थोड़ा रिवर्स में लेके जाता हूँ। जब आप you studied in मीठीबाई कॉलेज in Mumbai. You were in Bachelor of Arts. I know maybe 10th standard में you were a super scholar. 93% I think आपको थे। Oh wow, what research is this? नहीं ऐसे ही, this is my job, right? So मैं जब आपके सामने बैठा हूँ, so I just want to understand, जब 10th में कोई 93% लेके आती है specifically, right? और वो फिर आर्ट्स में जाती है, is it because of कथक तब भी तो ऑफ कोर्स चल ही रहा था, right? कथक आपसे 11 साल की थी तब, जब आप 10th में थे तब आप 15 साल के होंगे। So what was it that you chose arts, again because of Kathak? Let's not say specifically Kathak, but my interest was always towards creative subjects. Wow. I knew मतलब मुझे लिखना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, या मुझे डांस करना पसंद है, या मुझे म्यूज़िक का शौक है, तो मुझे पता था कि ये साइंस या कॉमर्स दोनों मेरे लिए नहीं बना है, बचा क्या So 93% इसीलिए आया क्योंकि मैं जो करती थी मैं मन से करती थी और अच्छे से करती थी, समझ के करती थी। फील्ड में कुछ करना ही नहीं है तो वो क्यों मैं वहाँ पढ़ूँ, मुझे वो क्लैरिटी हमेशा थी। Got it. I always knew कि साइंस पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ाई होती है और एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं और कॉमर्स में ये होता है, वो मुझे पता था कि मुझे वो रास्ते पे जाना ही नहीं है। हाँ, मुझे इंटरेस्ट होता तो मैं then I wouldn't look at it as a burden. आर्ट्स में वो एक रिलैक्स्ड थोड़ा रहता है,
और फ्रीडम उस मिल टाइम पर जाता है। मैं क्योंकि टेलीविज़न पर काम कर रही थी, आई न्यू दैट आई वांटेड टू टेक अप प्रोजेक्ट्स और आई वांटेड टू गिव मे बी 4 days लाइक दैट फॉर शॉर्ट एपिसोडिक वर्क। तो आर्ट्स में थोड़ा लीनियंट होता है। नाइस, आई सी। फिर उसके बाद आप मास्टर्स भी करते हो, राइट? मास्टर्स इन इंडोलॉजी में आप फिर जाते हो, देन यू स्टिल वांट टू एक्सप्लोर यस, इंडिया का कल्चर, राइट? यस, सो यू वांट टू नो मोर अबाउट इंडिया, सो फिर आप उसमें जाते करेक्ट। हो। सो थर्ड ईयर में फ़िलॉसफ़ी जब पढ़ रहे थे तब मेरा एक क्लासमेट था प्रथम, ही टोल्ड मी दैट यार तुझे इतना इंडिया के बारे में अच्छा लगता है पढ़ना, डू यू नो दैट देयर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड इंडोलॉजी इन विच यू कैन स्टडी अबाउट इंडिया, इट कम्स अंडर ओरिएंटल स्टडीज़। सो मैंने इमिजिएटली गूगल किया और मुझे जो पहला यूनिवर्सिटी दिखा कि यहाँ पर कोर्स होता है, मैंने उसके बारे में फाइंड आउट हम्म। कर लिया एंड आई गॉट ऑन टू द कोर्स। मेरा हमेशा ऐसे ही रहा है, पता चल जाए फिर ना आए देखो ना बाय, बस करो उस चीज़ को। तो ले लिया वो एंड आई डिड माई मास्टर्स इन इंडोलॉजी। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन कथक ऑल्सो पैरेलली वाओ, इन 2020 ओनली। कथक में भी मास्टर्स करते हो, तो आपका ये सब पैरेलल चल रहा था, आपका स्टडी भी चल रहा था। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? वो फेज में क्या था? सो यू आर डूइंग, आप एक्टिंग में भी थे। सो इफ आई ट्राई टू कनेक्ट विद दोज इयर्स, राइट, यू आर टेकिंग एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल, आप कथक भी सीख रहे थे, गुरु जी के पास दौड़ना, ट्रेन पकड़ना, तुरंत वापस वहाँ पे भी जाना, कथक की प्रैक्टिस करना, स्टडी भी चल रहा था। सो वो कैसे दिन थे, मतलब वो क्या मोमेंट थी, मतलब हाउ जगलिंग था या कैसा था मैनेज? आई हैव ऑलवेज बीन प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड, सो कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि आई फील लाइक आई हैव टेकन टू मच ऑन माई प्लेट। जब जब जो इच्छा होती थी मैं वो करती थी। जब तक मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है मैंने प्रोजेक्ट्स लिए। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं अब बस मन हो गया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया अब मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ डांस पे फोकस करना है। इनफैक्ट क्रेडिट गोज़ टू वन ऑफ माई सोलो परफॉर्मेंसेज इन 2017 जब I don't know what was different about that performance. I think it was just a very सक्सेसफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम माई साइड। कि एक होता है ना कि आपने खुद परफॉर्म करके आपको अच्छा लगा कि हाँ आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, एंड आप एक हफ्ते राइट। तक उसी की याद में कि हा क्या क्या तालियों की गूंज थी, क्या मैंने किया था। और तब वो फीलिंग कि शायद आई एम मेंट फॉर दिस ओनली और आई वांट टू गिव माई होल एंड सोल टू दिस। जब आप दो तीन चीज़ें साथ में कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली आप बटे हुए हो क्योंकि आप हर चीज़ को 100% देना चाहते हो। और राइट। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक्टिंग चुनूंगी तो उसमें डांस नहीं होगा, पर डांस में एक्टिंग होता है, तो मेरे यहाँ पे एक तीर से दो निशाने पूरे हो जाएंगे। वो सोचकर मैंने कहा कि अब मैं डांस पर ही फोकस करूँगी। एंड उसके बाद फिर आई डिड नॉट टेक एनी मोर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स and yes, my studies did I had to balance both of that, but I was able to do it well. गॉट इट, गॉट इट। कोई ऐसी मोमेंट है स्टेज पे कुछ आप याद करना चाहो, एनीथिंग, कुछ मेमोरेबल मोमेंट हो आपकी? मुझे याद है कि मैंने 2018 में पहली बार एक अपने सोलो परफॉर्मेंस में गुरुजी ने गीत बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस इनिशिएटिव के लिए। उस दिन लाइक आई सेड कि मुझे क्योंकि एक्सप्रेशंस का इतना शौक है, मेरे लिए हमेशा मेरे डांस का वो पार्ट जिसमें मैं एक्सप्रेशंस दिखा रही हूँ या स्टोरी दिखा रही हूँ, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। एंड एक तौर पे ये ऐसा सॉन्ग था जो गुरुजी ने स्पेसिफिकली मेरे लिए मेरी परफॉर्मेंस के लिए बनाया था, सो इट वाज माइन, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म इट एंड इट वाज सच अ हॉट टॉपिक, है ना, दिखाना वुमेन ऑफ कोर्स। एम्पावरमेंट या हाउ अ वुमन इज इल ट्रीटेड। बहुत with due respect to the people who have experienced all this, where as a performer it is a very meaty topic to show। यहाँ Of पर course, ये एक of course. कैरेक्टर है, यहाँ पर ये एक अबला नारी कैरेक्टर, यहाँ पर उसकी बच्ची है उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं Right. उसको, झाड़ू पोछा करवा रहे हैं या घर का काम करवा रहे हैं, इस तरह से इतने सारे उसमें कैरेक्टर्स और मोमेंट्स हैं। So I was looking forward to it and I remember that my mother was not able to attend that performance. So मुझे याद है कि मैंने परफॉर्मेंस मेरा जस्ट स्टार्ट होने वाला था, my mama had gone for a meditation program. So वहाँ पर Okay. you're not allowed to use mobiles Of course. and she Of knew course. कि मेरा परफॉर्मेंस है यहाँ पर।
पर फिर भी उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस के पहले कैसे तो अपना फ़ोन जहाँ भी उनको रखना पड़ता है वहाँ से जाकर लेकर मुझे एक मैसेज भेजा था कि मैं यहाँ पर हूँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, बिकॉज आई नो दैट यू नो इट्स योर परफॉर्मेंस एंड आई एम नॉट देयर टू वॉच इट। और ये चीज़ मैंने अपना बेटियाँ परफॉर्मेंस करने के बाद एक माँ कौन होती है, कैसी होती है, ये बताने के लिए मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि सबने जब तालियां बजाई बहुत अच्छा हुआ। मैंने माइक पर जाकर कहा कि मैं एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगी कि ये तो चलो मेरा एक प्लान्ड परफॉर्मेंस था, बट इवन नाउ माई मम्मा इज सिटिंग इन बैंगलोर, शी इज़ गॉन फॉर अ मेडिटेशन प्रोग्राम, शी इज़ गॉन टू रिलीज हर स्ट्रेस और शी इज़ गॉन टू फोकस, बट शी कांट लीव मी मेंटली। वहाँ से भी वो मुझे मैसेज करे कि मुझे रेंज नहीं मिल रहा है, बट यू नो आई वांट टू वॉच योर परफॉर्मेंस, आई होप आई कैन सी द फेसबुक लाइव और समथिंग लाइक दैट। एंड फिर अगेन जो अपलॉड मिला था इज़ क्वाइट मेमोरेबल। 2018 में मैंने बहुत ही गुरुजी का एक रिसर्च वर्क है, सॉडस्ट होता है ना, लकड़े का बुरादा होता है। यहाँ पे श्रेया जो सॉडस्ट कह रही है वो एक, जब वुडवर्क करते हैं तो लकड़े का चूरा होता है, वो लकड़े का एक भूसा जैसा होता है, उसकी बात कर रही है। आगे सुनते हैं। उस पर डांस करते समय अक्षर लिखना, ये उनका रिसर्च वर्क है। और ये उन्होंने अपने कई डिसाइपल से, मतलब अपने क्लोज डिसाइपल से करवाया और उन्होंने मुझे भी वो सिखाया। एंड 2018 में मैंने शिव पंचाक्षरी श्लोक जो है नागेंद्र हाराय प्रस्तुत करते समय मैंने नमः शिवाय अपने पैर से लिखा था। क्या बात है। उसके बाद भी जो यू कैन इमेजिन, आपको जैसा फील हो रहा है वैसे ऑडियंस में बैठे अगर 600 लोगों को फील हो रहा है एट अ टाइम, तो क्या वाइब्स मिली होंगी, और इतना प्यार और इतना ब्लेसिंग्स उस समय मिला था। सो दैट इज वन ऑफ माय अचीवमेंट्स। गॉट इट। मेरा एक सवाल था श्रेया को इस पॉइंट पे। आई वाज जस्ट आस्किंग हर बिकॉज श्रेया हैज बीन एक्ट्रेस एज वेल. She has performed as a lead role in Southern India, Crime Patrol. और भी कई टीवी सीरियल्स थी जिसमें श्रेया एज ए लीड एक्ट्रेस के रोल में परफॉर्म करती थी. डांसर तो थी ही, इनफैक्ट वो यूट्यूबर भी है, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी है इनके. सो हर जगह पे इन मोस्ट ऑफ द आर्टिस्टिक फील्ड शी वॉज ऑलवेज देयर. सो आई वॉज जस्ट आस्किंग श्रेया कि व्हाट इज द सीक्रेट सॉस, व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी that you want to guide someone जो शायद कभी कभी ना वो बोर्डम फील कर जाते हैं अपने लाइफ में कि मुझे कुछ तो नया करना है लेकिन क्लूलेस हूँ. सो आई एम जस्ट आस्किंग एडवाइस फॉर दोज पीपल. लेट्स हियर. आई थिंक कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक दिस इज अ कॉन्वर्सेशन. लाइक आप और मैं अभी जो कर रहे हैं ये एक बात है. मैंने बहुत लोगों, मुझे ऐसा लगता है मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है और मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करूँगी कि टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. आपसे छोटा, आपकी एज का, आपसे बड़ा, आपके घर का कोई, आपके बाहर का कोई. हम ये जो मोबाइल में घुसे रहेंगे, मेट्रो में आते जाते, ट्रेन में आते जाते, बगल में कोई बैठा है उससे आप कर सकते हो बात. यू विल फाइंड आउट एंड यू रियली डोंट नो वो आपको क्या बोलकर चला जाएगा और वो आप कि किस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा. क्या कहते हो मेरे प्यारे लिसनर्स, ये बात तो मुझे तो छू गई है. पता है क्यों? रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने मैं जाता हूँ ना मेरी वाइफ के साथ, आसपास के टेबल में वो दो लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, लेकिन दोनों लोग 7 समंदर पार या कोई 300-400 किलोमीटर दूर है ना, इनसे बात करते हैं, स्क्रॉल करते करते, लाइक करते करते. बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जितना आप शायद मोबाइल से कभी कभी दूर रह के अपने बाजू में जो बैठा है, अपने सामने जो बैठा है, या कभी कभी कोई अनजान से भी ना अगर हम बात कर लेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा. एक पर्सनल स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. आज मुझे ना लाइट बिल काफ़ी ज़्यादा आ गया था, कुछ 3 गुना 4 गुना लाइट बिल था. मैं लाइट बिल के ऑफिस में कंप्लेन करने गया था. मेरे साथ एक और अंकल भी थे, वो रिटायर्ड हो गए थे, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी. अब दोनों को 1 घंटे तक रुकना था क्योंकि ऑफिसर सर आए नहीं थे सिग्नेचर करने के लिए हमारे पेपर पे. मैंने कहा चलो सर हम चाय पीते हैं. मेरे पास भी 2 ऑप्शन था,
या तो मैं भी स्क्रॉल कर सकता था इंस्टाग्राम पे या जो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर मैं भी स्क्रॉल कर सकता था। मैंने कहा चलिए सर चाय पीते हैं। वो बोले ठीक है। बहुत खुश हो गए। वो रिटायर्ड आदमी थे, उनको तो क्या है कोई बात करने वाला चाहिए। कभी कभी क्या होता है कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। एक मेरा एपिसोड है लिसनर मैन नाम से है, उसको आप देखना। एपिसोड का टाइटल ही है कि क्या आप किसी को सुनते हो, सुनना, यू विल रियली लाइक इट। मैं आता हूँ वापस मेरी स्टोरी पे। तो फिर हम लोग रास्ता क्रॉस किया, सामने की साइड चाय पीने के लिए गए। चलते चलते मुझे कहते हैं अंकल बेटा पता है मैं ऑल इंडिया रेडियो का म्यूज़िक कंपोज़र रहा करता था। उनका नाम राजेश पवार है। कहते हैं मैंने 30 साल तक काम किया एंड आई वॉज अ म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर। जो भी विविध भारती में ऑल इंडिया में जो मराठी नाटक या जो भी जिंगल्स बजती थी उसके वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई। मैं ऐसे ही उनकी बात सुन रहा था। इट वॉज़ वेरी हैप्पी कन्वर्जेशन। चाय पीने के बाद जब हम वापस हमारा काम ख़त्म कर दिया, मतलब जो भी हमारे पेपर पे जिसकी साइन चाहिए थी वो साइन मिल गई इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से, फिर मुझे कहते हैं कि बेटा मेरा स्टूडियो भी है। मतलब मेरे घर में मैंने एक स्टूडियो बना के रखा है। मैं तो पॉडकास्ट करता हूँ, आप जानते हो। अभी तक प्रॉपर वीडियो स्टूडियो का सेटअप तो नहीं बना है। तो ऐसे उन्होंने मुझे बात बात में बोला मेरा बेटा तुझे ना वीडियो स्टूडियो की तरह तेरा रूम बना देगा ताकि तू वीडियो पॉडकास्ट भी कर पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ काम बन गया, बट पता है कभी कभी किसी अनजान से भी अगर थोड़ी वेवलेंथ मिलती है ना तो थोड़ी बात करने से शायद कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। बुरा मत मानना, मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस मेरे माइक के ज़रिए कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया या थोड़ा थोड़ा मोबाइल से बाहर निकल के आपके सामने जो बच्ची खेल रही है ना, या आपकी वाइफ जो आपसे कुछ कहना चाह रही है, या आपकी टीम जो आपसे कुछ बात करना चाहती है, थोड़ा उनकी आंखों में देख लेना। क्या पता वो अनस्पोकन अनहर्ड फीलिंग्स या वर्ड्स वो आप कैच कर लो। उतना ही कहना था। आगे सुनते हैं क्योंकि श्रेया अभी बता रही है एम्प्टीनेस जब हम कभी कभी फील करते हैं ना उसके बारे में वो कुछ बता रही है। सुनते हैं। तो लाइक यू सेइंग एम्प्टीनेस, पहली बात इट्स आई थिंक अ वेरी वेरी बिग, ये सारी सभी की लाइफ में हो सकता है। यू नो मैं भी अगर डांस कर रही हूँ तो आई एम एवरी डे कंप्लीटिंग माई सेल्फ। मेरा कोई अंदर पॉट है जिसको मैं भरती जा रही हूँ। तो हर इंसान को पहले ये समझना कि वो एम्प्टीनेस है क्यों। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कहाँ भाग रहे हैं और किस चीज़ की तलाश में भाग रहे हैं। व्हाट डू वी वांट। हम सबको एक बोलते ना एक वो चाहिए, बाग, एक पेड़ चाहिए जिसके ऊपर हम रेस्ट कर सकें, है ना। तो किसी के लिए वो उसका म्यूज़िक है, किसी के लिए उसका वो स्पोर्ट्स है, किसी के लिए बातचीत है, किसी के लिए बुक्स रीडिंग है। तो जब तक आप इन सभी चीज़ों को एक एक बार आजमाओगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ आपको क्या फील करवा रही है। मुझे पता है कि जब मैं कोई खट्टी चीज़ खाऊंगी, नींबू खाने से मेरा चेहरा ऐसा ही बनेगा, और जब मैं बैंगन खाऊंगी तो मेरा चेहरा ऐसा ही बनेगा। और मैं जब कोई चीज़ मीठा जब तक मैं खाऊंगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा। देखो हम फिर पहुंच गए पर्पस कैसे ढूंढते हैं ये सवाल के जवाब के ऊपर। अगर आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, यानी कि ट्राई 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 नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या अच्छा लगता है। ढूंढिए, अपने आप को पूछिए। जैसे मैं हर एपिसोड में पर्पस के ऊपर थोड़ा बहुत तो बात करता हूँ, आज ये एपिसोड में भी श्रेया पोपट वही कह रही है। जब तक आप कुछ चीज़ ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड। डू इट। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस एपिसोड सो फार, जैसे यूट्यूब में कहते हैं ना सब्सक्राइब, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, पर सच में अगर ये स्टोरी पसंद आती है ना, इफ़ इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ, जस्ट सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट। देयर इज़ अ बेल आइकॉन, और रिव्यू भी ऐड कर सकते हो इफ़ दिस स्टोरी दिस टॉक इज़ हेल्पिंग यू, ताकि ये स्टोरी और लोगों तक पहुँचे। आगे चलते हैं। सो
आई थिंक इफ समवन इज स्टिल लाइक यू आर सेइंग लिविंग अ नॉर्मल लाइफ जिसमें उन्होंने किसी एक चीज़ को अपना वो बाग टू रेस्ट द हेड नहीं बनाया है, देन यू दे हैव टू कीप ट्राइंग. इसे कोशिश करो, इसे कोशिश करो, इसे कोशिश करो, एंड डोंट थिंक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड डोंट थिंक यू आर वेस्टिंग मनी, क्योंकि वो तो आप सब एक्सपीरियंस में कुछ सीखोगे एंड फाइनली यू विल फाइंड समथिंग. यू विल फाइंड समथिंग बिकॉज वी हैव ऑल, मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने ऐसा अभी सीखा है, जैसा मैं कह रही हूँ मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है. मैं ऐसा अभी इस समय मानती हूँ कि हम सब अपनी लाइफ ऑलरेडी प्लान करके आए हैं. एक हमने ऑलरेडी हमारी लाइफ में एक ब्लूप्रिंट बनाया है, और अब जब हम जी रहे हैं तो देयर इज समवन हु इज गवर्निंग अस एंड हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर अस. एंड अभी तक नहीं मिला है ना, इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट कल नहीं मिलने वाला है. राइट यू सेट योर लेवल लाइक दैट इन योर लाइफ कि मेरा लाइफ इजी होगा, मीडियम होगा कि डिफिकल्ट होगा, कि मैं स्नेक्स एंड लैडर्स के 1 से जब 5 पे पहुंचूंगी तब मेरे लाइफ में लैडर होगा, और जब मैं 10 पे होंगी तब वापस स्नेक होगा. हम लोग सेट करके आए हैं. तो अभी जब आपकी लाइफ वैसी चल रही है, वो लैडर स्नेक लैडर स्नेक लैडर स्नेक चल रही है, तो वेट फॉर द टाइम कि जब वापस लैडर आएगा, एंड कीप मेकिंग द एफर्ट. वो डाइस हिलाते रहो और कूदते रहो. Wow, love it. Correct. But then that gives me one more follow-up question on that. How to develop one skill at so depth level? It is the high of learning something. जब आपको एक स्किल आ जाती है ना, जैसे वीडियो एडिटिंग है, मुझे बीच में बहुत शौक था उसका. जब तक मैंने उसका सब एक्सप्लोर नहीं कर लिया कि अच्छा ये बटन दबाने से ये होता है और ये बटन दबाने से ये होता है, आई केप्ट डूइंग इट. और जब मुझे लगा कि ठीक है मेरा पेट भर गया है, मैंने उसको करना बंद कर दिया. पर कथक में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी भी कि मेरा पेट भर गया. मुझे लगता है अभी भी मुझे और बटन सीखना बाकी है. तो what keeps me going, it is that fire, it is that will to learn something. क्योंकि whenever I learn something, मेरी कोई भूख मिट रही है, जिस एम्प्टीनेस की हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे. तो आपको क्या चाहिए? आपको सीखने का जज्बा चाहिए. कोई भी चीज़ आपको डेप्थ में अगर जाना है तो जज्ब का मतलब पता है, अब्जॉर्ब करना होता है. जब आप कोई चीज़ जज्ब करोगे तभी आपको आपको उसका जज्बा होगा. You give me meaning to my podcast name itself. कभी कोई ऐसी मोमेंट आई थी where you feel low, which happens to everyone, because we all are human, we all are not machines. तो कभी ऐसी मोमेंट आई थी जब even machines need to be charged. मशीन को भी चार्जिंग की जरूर है, राइट? एग्जैक्टली. Yes, पूरी जर्नी में ऐसे कई मोमेंट्स रहे होंगे. एंड आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सच पेरेंट्स एंड सच मेंटर्स जो who would be okay with it and who would acknowledge it, या जो अपने लो मोमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करते थे टू मेक मी फील लाइक दिस इज नॉर्मल, है ना. सबसे लो मोमेंट तो वही था कि जब when my Guruji passed away. After that was the worst time of my life till now, because suddenly I felt I'm directionless. Suddenly I felt like जो बत्ती की बात कर रही थी बंद हो गई है वापस. तो it was not a moment, it was days and months together of that vacuum and that, let's say, feeling depressed or feeling so much anxiety, feeling lost. उस समय तो एक दिन ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा. What is the solution to this? Like I said, always be on the lookout, and I found someone again who plays a role of a mentor in my life today, and she brought me out of it. And मेरा जो confidence था मुझ में, या जो मैं कह रही थी कि मुझे गुरुजी दिख नहीं रहे हैं कहीं, मुझे मिल नहीं रहे हैं, वो it was a journey. I transitioned from seeing him physically to feeling him in the form of an energy, and therefore again getting back some josh to get back on track. And even today low moments are, it's like a, you know, like you're on a merry-go-round. वो ऊपर नीचे दोनों होता ही रहता है. पर जब आप ऊपर होते हो आपको पता होना चाहिए कि आप नीचे आने ही वाले हो एक ना एक दिन, और जब आप नीचे होते हो आपको पता है कि जल्दी ऊपर आ भी जाओगे. Understanding your feelings again, introspecting what is happening to you, what is triggering that emotion, क्यों गुस्सा आ रहा है. आज मुझे एक ऑटो वाले ने बहुत गुस्सा दिलाया. क्या हुआ उस मोमेंट में? उसने जिस रास्ते से मैंने कहा वो नहीं ले गया मुझे, दूसरे रास्ते से ले गया.
तो क्या हुआ, I उसका see. क्या मतलब है? What is the meaning you are making out of it? कि he didn't listen to me means what? उसने मेरी Disrespected बात me? सुनी नहीं, राइट? He insulted me? So insulted राइट, means मेरा राइट, एक सेल्फ एस्टीम है जिस पे से तुमने चोट पहुंचाई। तो कितना है हमारा सेल्फ एस्टीम? इतना है कि इतना बराबर, है ना? आप जब अपने आप को पूछोगे आपको क्यों क्या फील हो रहा है, तभी उसका जवाब मिलेगा। और उसी के लिए आज हम थेरेपिस्ट के बराबर, पास जाते हैं ना, कि हम नहीं पूछ पा रहे हैं, अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई हमें गाइड करता है वो कॉन्वर्सेशन करने के लिए। वो बीच का बराबर, एक रोल बराबर, प्ले करता है उसमें। वाई इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड व्हेन यू आर इन योर लो मोमेंट्स एंड व्हेन यू आर इन योर हैप्पी मोमेंट्स आल्सो, आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू फीलिंग, ये आपको खुशी क्यों दे रहा है? इसलिए क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, हम्म, और पैसे मिलने से आप अपने बाकी डिजायर्स पूरे कर सकते हो, और इट मीन्स दैट यू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इज दिस गिविंग यू जॉय बिकॉज यू फील लाइक यू अचीव्ड समथिंग, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, या इज दिस मेकिंग यू फील गुड बिकॉज यू फील लाइक यू आर इनफ टू डू दिस। बाकी करेक्ट, चीज़ों में यू आर नॉट इनफ। करेक्ट, आपको हमेशा ऐसा फील करवाया जाता है दैट यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, बट इस चीज़ में आपको लगता है कि आई एम गुड इनफ, आई एम एबल टू पुल इट ऑफ, मैं राइट। स्टैंडर्ड्स तो बना ही सकती हूँ। आपको क्या फील होता है आपको? सो व्हेन यू आस्क योर सेल्फ दैट, इट बिकम्स ईजी टू decode, एंड द नेक्स्ट हाँ, टाइम आपके हाँ। पास ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल होते हैं उस लो मोमेंट में से निकलने के लिए। तो आपने एक चीज पूछा, वो मी टाइम होता है, मतलब खुद से पूछो, राइट? यस। हाउ डू यू हाउ डू यू फाइंड, मतलब आप खुद से कैसे बात करते हो, मतलब व्हाट्स योर वे टू टैकल दोज सिचुएशंस? कभी ऐसी होती है, लुक एट योर लाइफ। यस, आई थिंक सोने के पहले एक कुछ तो टाइम सबके पास होता है व्हेन यू आर लाइक रिफ्लेक्टिंग कि आज दिन में क्या हुआ, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक बहुत बाय डिफॉल्ट प्रोसेस बन गया है कि जब भी कोई घटना होगी उसके बाद बैक ऑफ द माइंड वो चालू हो ही गया है। या व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, बराबर, व्हेनेवर देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली, वो टाइम आई विल यूज दैट टाइम टू थिंक अबाउट, or give myself that 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes at the end of every day, or हम्म, whenever I'm in solitude, कि recently क्या हुआ ऐसा। बराबर, क्योंकि वो recently जो हुआ वो कहीं ना बराबर, कहीं आपके बचपन से रिलेटेड होता है, तो बचपन में क्या हुआ था वो भी पूछ लो अपने आप को। इट इज कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ दैट यू वांट टू, आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जान सकता है। वो आप खुद को समझने सीखने के लिए, जानने के लिए आप एवरी डे यू गिव दैट 15 मिनट्स, एंड दैट इज द मी टाइम। एंड इट्स नॉट म्यूजिक चलाओ एंड ऑल दैट, नहीं नहीं नहीं, गजल सुनते सुनते मी टाइम नहीं हो सकता है। वो अलग मी टाइम है। आई सी। यू जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट, सोने से पहले आप जस्ट सोचते हो कि क्या हुआ आज के दिन में, या व्हाट्स हैपनिंग। यू जस्ट चेक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? व्हाट्स आई हैपनिंग, राइट क्या आई चला। राइट माई फीलिंग्स, आई राइट व्हाट आई फील। वाओ, मैं पॉइंट्स बनाती हूँ, एंड जब भी उस लाइफ में जब मेरे साथ कोई है, किसी के लाइफ में, मतलब जैसे पेरेंट्स हैं, या मैं जैसे कह रही हूँ मेंटोर्स हैं, तो उनसे पूछना उस चीज़ को कि यहाँ से नहीं अटक गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो आई सी। I've- डिस्कस विद yes, देम, गॉट इट। डू यू हैव, क्योंकि आप, यू मस्ट बी हैविंग काफ़ी अच्छी, यू मस्ट बी हैविंग वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, yes, राइट? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बचपन से लेके ना, अरे बेटा ये पढ़ना ही है, ये करना ही है, अभी ये सब मत सोच, डांस वांस मत सोच। कैन बी एनी डांस फॉर्म, कोई भी नृत्य हो सकता है, कोई भी कला हो सकती है, बट अभी पढ़ने में फोकस करो। सो हाउ वाज योर पेरेंटिंग सपोर्ट टू यू, पेरेंट्स ने कैसे आपको साथ दिया? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत, मतलब किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, जो करना है करो, जो करना है करो। ओके, क्योंकि उन्हें अपनी अपब्रिंगिंग में भरोसा था कि इसको हम जो ओके, करना है करो बोलेंगे तो ये कुछ गलत नहीं करने वाली है जो जिससे उसका ही नुकसान होगा। उन्हें उस चीज़ पर भरोसा था। उन्हें उनके और मेरे रिलेशन पर शायद भरोसा था, दैट आई एम गोइंग टू ऑलवेज कम बैक टू देम, एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू fulfill my responsibilities, I'm going to be a good person, I'm going to be trustworthy, I'm going to look after them, I'm going to always love them back। पेरेंट्स को किस बात का करेक्ट, डर होता करेक्ट, है जब वो रोकते हैं अपने चाइल्ड को कुछ भी करने के लिए? अपने बच्चे को खोने का ही डर होता है किसी ना किसी फॉर्म में। करेक्ट,
तो उन्हें आई थिंक नहीं था वो डर, और उन्हें मुझ में और मेरे टैलेंट्स में भी उतना ही विश्वास था. And that's why they always encourage me to participate in as many events as possible. Not to win, but just to learn, just to participate. जैसे मैंने कहा, मैं बचपन में जब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी, तो मेरे फादर, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री से हैं, he used to take help of his writer friends to write scripts for me. My mummy used to think of the characters, she used to think of the costumes. हम लोग इतने टाइम पहले से उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर देते थे. मेरा प्रैक्टिस लेना, मेरी पढ़ाई का टेकअप करना, मुझे कहीं पे क्लासेस में छोड़ने लेने आना, एंड ऑब्वियसली माय फादर हेल्पिंग कि फाइनेंशियली वो चीज़ें हम कर पाए. तो पूरी तरह से, एंड दे हैव ऑलवेज टेकन सो मच इंटरेस्ट इन माय लाइफ. आज कैसा रहा आपका दिन? इट्स सो इम्पोर्टेंट टू आस्क योर चाइल्ड दैट, टू हैव दैट कन्वर्सेशन. गॉट इट. क्या हुआ आज? To protect your child when he or she is in danger, to raise a voice against whoever's made her feel like that. और किसी चीज़ पर ऐसा नहीं था कि इस चीज़ पे उंगली रखी, मम्मी ये डॉल चाहिए तो मिल गया. नहीं, ना बोलना भी, ना सुनना भी सिखाया. पर जहाँ उन्हें लगा कि इसका ग्रोथ होगी एंड शी इज हैप्पी डूइंग दिस, देयर वाज नेवर अ नो. दे वुड ऑलवेज टेल मी कि बैलेंस करो, डोंट ओवरडू एनीथिंग कि आप बर्नआउट हो जाओ. लाइक आई सेड कि मैं थोड़ी वैसी हो जाती थी कि कोई चीज़ अच्छी लगी तो बस उसमें बार बार वही चीज़ करना. तो वो उन्हें बैलेंस सिखाने के लिए ज़रूर दे यूज्ड टू टेल मी. बट हाँ, पढ़ाई या ऐसे कभी के लिए उन्हें बोलना नहीं पड़ा, बिकॉज आई जस्ट ऑलवेज आप अच्छे बच्चे थे. हाँ, मैं क्या करूँ अब. मेरे पेरेंट्स चलो मूवी देख के आते थे और मुझे बोलना पड़ता तो नहीं, एक और चैप्टर बाकी है, आप लोग जाओ. सो आई जस्ट न्यू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट वॉज लाइक, जैसे एक सिंपल चीज़ है, जैसे अब तो चलो आई एम वर्किंग, तो मेरे लेट क्लासेस 9 o'clock 10 o'clock एंड होते हैं. बट जब तक ये सिस्टम नहीं था, मुझे 8:30 घर आ जाना है तो आ जाना है. वो बचपन से रूल है मेरा, हमारे घर का वो रूल था. तो अगर वो लोग वो चीज़ नहीं करते तो आई वुड नेवर नो दैट देयर इज अ लाइन दैट आई कैन नॉट क्रॉस. उस लाइन में रहते हुए आपको जितना दौड़ना है, भागना है, गोल घूमना है, ऐसे घूमना, जो करना है करो. बट इसके अगेन एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार दिए. एंड आप कोई भी एज को, किसी भी एज को, यू जस्ट, मुझे बड़े लोग भी दिखते हैं तो मुझे लगा कथक मतलब छोटे बच्चे ना 6-7 साल के हो ना तभी से सीखो, बाकी नहीं सीख सकते. पर व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? मतलब कोई भी एज में सीख सकते हैं कथक? मुझे ऐसा कहीं पे भी शुरुआत हो सकती है. मुझे ऐसा लगता है. सबको थोड़ी ना कोई स्टेज पे चढ़कर डांस करना है, परफॉर्मर बनना है. सबको अपनी वो एम्प्टीनेस अगर फुल, जैसे मेरे सारी लेडीज हाउसवाइफ सब कहते हैं कि मैम हमने इतने साल कुछ नहीं किया अपने लिए. वी वर बिजी, पहले पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे. अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी भी शादी हो गई है, तो फाइनली आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ. So I have a 60-year-old women also here in my class. Wow. अच्छा, 60 साल की भी वुमन आती है आपके यहाँ सीखने आती है? And why not? मैं उनको, मेरे पास क्या कारण है ना बोलने का? हाँ. मैं तो उल्टा ही सोचती हूँ और उल्टा ही शुरू होंगी कि हाँ प्लीज आओ. Yes, I can say that is my speciality कि मैं adults को beginners सिखा रही हूँ. Got it. Yes, उनकी growth अलग होगी. उन्हें मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी अडल्ट का है बट दिमाग बच्चे जैसा रखना तो सीख पाओगे अच्छे से. तो वेरी वेल सेड. यस, मुझे बच्चों को सिखाना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना अडल्ट को सिखाना अच्छा लगता है. एंड आई थिंक कि देयर इज नो एज टू स्टार्ट लर्निंग एनी स्किल, एनी आर्ट फॉर्म, एनी टैलेंट आप में है उसको करो. गॉट इट. कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस क्या कुछ आप बता सकते हो या कुछ दिखा सकते हो? व्हाट सम की फेशियल एक्सप्रेशंस? कुछ डेमो दे सकते हो? क्या होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस? जैसे अभी मैं आपसे अभी भी मैं जब बात कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा कि एट अ टाइम 10 एक्सप्रेशंस तो होते हैं एक सेंटेंस में. उससे ज्यादा होते हैं. आई नो इट्स वेरी. आपकी आंखें भी when you saying something, right? आपकी आंखें it's very big, sometimes it goes in it, some attention होता है. So facial expression में आप क्या cover करते हैं? If you can give some glimpse of it, you know, जिससे पता चले क्या होता है. We firstly, we नहीं है, I है. I take every student through the 9 emotions जिसके ऊपर हमारे यहाँ पर नाट्य शास्त्र में नवरस
बताए गए हैं। और नृत्य में और अभिनय में भी इसे बेस माना जाता है। और फिर आप अलग अलग इमोशंस को एक्सप्लोर करते हो। नवरस जैसे शांति, श्रृंगार, करुण, क्रोध, वीर, Right. विभत्स, अद्भुत और Right. भक्ति। ये कुछ कुछ रस हैं जो बहुत मोटे मोटे बबल्स हैं, पर उनके दोनों के बीच बीच में जैसे एक शेड कार्ड होता है ना, जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर रेड और ब्लू के बीच में इतने शेड्स और ब्लू और ग्रीन के बीच में इतने और ग्रीन और येलो के बीच में इतने, इस तरह से कलर्स होते हैं। तो मैं इमोशंस को वैसा समझती हूँ और आई वॉन्ट देम टू एक्सपीरियंस दोज मेन कलर्स फर्स्ट and then I gradually take them through the shades and the tints and then the specific, on that color palette, on that emotional palette. So that is my approach of teaching it. And उस हिसाब से मैंने processes और activities plan किए हैं जो जब तक कोई experience नहीं करेगा उन्हें समझ में नहीं आए। हम ये ऑडियो एपिसोड के एंड में पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट एंड पे। अब श्रेया, क्योंकि ये मेरा वीडियो पॉडकास्ट भी था, अब श्रेया फेशियल एक्सप्रेशंस की बात हो रही थी, क्योंकि वो खुद भी इसकी वर्कशॉप कथक के साथ, ये भी एक अलग तरीके की वर्कशॉप वो चलाती है। शी हैज़ गॉट मास्टरी ओवर द फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे आप जानते हो, शी हैज़ बीन एक्ट्रेस एज वेल, यूट्यूबर है। कथक एक्सप्रेशंस को ना पूरा निचोड़ के, मैं जस्ट मेरी हिंदी माफ़ कीजिएगा, बट शी इज़ ब्रिंगिंग दैट एक्सप्रेशंस, देन शी जस्ट प्रेजेंट हरसेल्फ सो वेल। तो अभी वो परफॉर्म करने जा रही है आफरीन आफरीन, जो सॉन्ग जो था ना, उसका फर्स्ट स्टैंजा शी इज़ परफॉर्मिंग। मतलब ये पूरा वीडियो मोमेंट्स थी, राइट? तो उसको आप ये ऑडियो पॉडकास्ट में फील नहीं कर पाओगे, बट इफ़ यू रियली वांट टू सी दैट, उसकी लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट गो देयर, वॉच हर एक्सप्रेशंस और सोचना, ये एक्सप्रेशन की मास्टरी ना, ये 14 इयर्स की मेहनत सच में कैसे काम में आती है। इट्स दैट रिगर, वो उत्साह, वो जज्बा चाहिए ये लेवल की एक्सपर्टीज पाने के लिए। क्या पता आप भी कुछ शुरू कर दो और कहीं आप भी कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। इट डजेंट मैटर माई डियर फ्रेंड्स, 14 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, अरे कुछ भी करो, कुछ भी सीखो, बस मज़ा आना चाहिए। फिर वो एक्टिविटी करते करते 1 साल लगे, 1 महीना लगे, 3 महीना लगे, 2 साल लगे, नहीं पता, मज़ा आ रहा है ना, तो करते रहो वो एक्टिविटी को। यू विल रियली एन्जॉय दैट न्यू हॉबी, दैट गिटार जो आपके पीछे पड़ा होगा, या वो कीबोर्ड जो आपके सामने है, या वो डांस के क्लासेस का बैनर कभी आपने देखा होगा लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। ट्राई इट। सो वो वीडियो आप देख सकते हो। एंड देन आई विल क्विकली जंप टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लिसनर्स आप लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हो ऐसे बातों में। तो लास्ट क्वेश्चन श्रेया को यही था, व्हाट इज़ द की मैसेज फॉर यू? यस, फॉर यू माय डियर लिसनर्स। लेट्स जस्ट लिसन टू इट। Last question and last answer. I think anyone who has heard my podcast or who talks to me for 2 minutes or 2 hours will always, the highlight of my life and the message that I always want to give everyone is that always remain a student of life. Wow. I think I've elaborated that pretty much earlier, so I'll just keep it at that. अलविदा कहते कहते आपको और श्रेया को एक लास्ट सवाल और एक याद आ जाता है, तो पूछ लेता हूँ, क्या पता आपको भी फ़ायदा हो जाए। कोई ऐसी हाउस वाइफ हो या कोई वर्किंग, एनीवन, बट वो जब श्रेया के जैसे, जब श्रेया भी तो जैसे मल्टीपल सेंटर चला रही है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, मैं कैसे शुरुआत करूँ? मैं तो अभी शायद वर्किंग हूँ या मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, तो हाउ कैन आई स्टार्ट, हाउ कैन आई रीच टू दैट डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं नॉट ओनली कथक डांस बट कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज़ मैं सीख के लोगों को सिखाऊं। ऐसे मल्टीपल सेंटर हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आए, ये मेरा एक सपना है। लेट्स आस्क श्रेया, क्या टिप्स है, क्या एडवाइस है,
क्योंकि वो तो ये रास्ते पे ऑलरेडी चली है ना। भले आप कुछ भी सिखाओ, कोई भी स्किल सिखाओ, बट लेट्स आस्क हर व्हाट इज इट दैट नीड्स दैट। लेट्स लिसन। मैं उनको यही बोलूँगी कि पहले उस पर एक बार नज़र घुमा दो जो चीज़ आपको आ गई है, वो भी एक टाइम पर आपको नहीं आई थी, है ना। एक हाउसवाइफ को शायद रोटी बनानी आती हो, ऐसी हाउसवाइफ की अगर हम बात करें तो कभी तो पहली बार था जब उन्होंने टेढ़ी रोटी बनाई थी और फिर बना बना कर उन्होंने एक गोल रोटी बनाई। So there's always the fact that you are learning something means that you don't know it, and that's why you're going to learn it. So how will you already be good at it? Correct. You have to make mistakes, and you have to want to learn it. And for those who want to start teaching or want to start an academies or centers like that, for them my advice will be that आप दुनिया की बेस्ट चीज़ कर रहे हो, कुछ सिखाना I think is the best thing that you can do when you're on this planet. एंड आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए और आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। जब आपके पास एक रीज़न होगा करने का कि वाई यू आर डूइंग इट, आर यू डूइंग इट, सम पीपल मे बी डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, ग्रेट। सम पीपल आर डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, ग्रेट। बट व्हेन यू बिगिन डूइंग इट यू शुड नो योर पर्पस एंड देन ऑटोमेटिकली आप उसी रास्ते पे जाओगे। अगर मैं यहाँ पर एक बाइफर्केशन रोड पे खड़ी हूँ, मुझे जाना है पिलग्रिमेज के लिए जाना है, तो मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे लूँगी जो मुझे शिरडी ले जाता है। और अगर मुझे दूसरा क्या एग्जाम्पल है अगर मुझे संतरे खरीदने जाने हैं तो मैं नागपुर जाऊँगी। यस। सो थैंक्स अ लॉट श्रेया। सो श्रेया से जब मेरी बात हुई तो श्रेया इज़ लाइक जहाँ पे स्टेज हो, कैमरा हो और कथक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इनका, एंड शी इज़ and I really got a chance to see her performing as well, which she did. So I wish you just spread the awareness of Kathak Indian classical form, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये एपिसोड में मैंने उनको एक्टिंग के बारे में सवाल नहीं पूछे हैं, बाकी अदरवाइज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और वो एक्ट्रेस है। सो उन्होंने ऑलरेडी सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ऐसी और पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। But it's just down to earth attitude which I found in you, and she has really chosen very different track. फिलहाल, at least फिलहाल, never know जहाँ जो purpose इंसान को मन होता है कि नहीं, again I want to get into acting, again we are also happy for that moment as well, wherever you go Shreya, and you are certainly making a difference in this community by teaching someone. तो आपने ये एपिसोड में गुरु शिष्य, आपके गुरु जी के बारे में कि कैसे वो गुरु क्या होते हैं, राइट, यू एनलाइटन, यू ब्रिंग दोज मोमेंट्स एज वेल, एंड वी विश आप बहुत सारे लोगों को कथक, इंडियन डांस फॉर्म्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आजकल फेशियल एक्सप्रेशन तो छोड़ो, लोग हंसना भूल गए, सो इफ यू आर डूइंग दैट, इट्स वेरी वेरी एक्स्ट्रा, वेरी गुड कॉज यू आर डूइंग, सो थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Deveshi. I think you are doing a fantastic job by organizing such a podcast, and you yourself are trying to make a difference through this. तो आप भी बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो, and all the very very best. I think it's very important to ask the right questions. Only then आपकी ऑडियंस को गाइडेंस मिलेगा, और आप में आई थिंक वो क्वालिटीज़ है. सो इट इज़ फन टू टॉक टू यू. आप सवाल भी अच्छे करते हैं और आप सुनते भी हैं जवाब. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो. आई थिंक आपको भी शायद सीखना पसंद है या लोगों की लाइफ के बारे में जानना पसंद है, और वो आपसे बात करके पता चलता है. सो आई रियली अप्रिशिएट योर वार्मथ. मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ आपसे बात करके, एंड थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म. Awesome. Thank you. Thanks a lot, Shreya. Now I'll just hope stop to do a part 2 again. अरे आप जब बोलो तब, मैं तो हमेशा रेडी रहूंगा. जानबूझ के ही मैंने कुछ कन्वर्सेशन ऐसे ही रॉ रखे हैं. वो पॉलिश्ड पॉडकास्ट मैं कम रखता हूँ, ताकि आप सच में वो फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट कर पाओ, जो फीलिंग्स में कभी कभी मैं रहता हूँ गेस्ट के साथ, जब मेरे मन में चलता है कि मैं कैसे सीखूं इनसे, कैसे मेरी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ आए. बस इसीलिए ही मैंने वो लाइन भी ना अभी जो श्रेया ने कही कि मैं कहाँ बताऊँ, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं मिल रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक बिहाइंड द सीन्स वो की मोमेंट थी आपके लिए.
आई होप इट वॉज लाइक अ जर्नी फॉर यू. यू नो, कहीं हम बैठे हैं और कहीं अलग अलग प्लेसेस को देखते हैं, कार में बैठे बैठे जाते हैं. वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ रहा हो जब ये एपिसोड या इस तरीके के एपिसोड जब आप सुनते हो. ऑफ कोर्स आप सीख के जाते हो. जैसे पिकनिक में जाते हो तो आप वो प्लेस के बारे में, वो हिस्ट्री के बारे में, वो कल्चर के बारे में जानते हो. वैसे ही श्रेया भी तो कुछ ऐसी थी जो कुछ एक जगह पे पहुंची है कुछ मेहनत करके. क्या पता आप भी कुछ पिक करो. बस फिलहाल इतना ही कहना था विद दिस क्लोजिंग नोट. लास्ट चीज, इफ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एपिसोड, जस्ट पुट इट इन दिस प्लेटफॉर्म वेरेवर यू आर लिसनिंग टू. वहाँ पे आप रिव्यू पुट कर सकते हो कि व्हाट इज इट दैट यू लर्न. एंड हाँ, आई रन जज्बा पॉडकास्ट विच इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप. अगेन उसकी भी लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है. आई नो काफ़ी सारी लिंक मैं बोलता रहा हूँ कि ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है, बट इन समरी श्रेया के जो भी मेरे यूट्यूब के साथ की मूवमेंट हुई थी उसकी भी लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है. और उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो जज्बा नाम से मैं चलाता हूँ, where you can just get all those behind the scenes update, BTS update, podcast update for your own self growth tips. I just keep on there. So just join WhatsApp group. Link again in description. Bye bye. See you someday and keep inspiring. Do something new. Goodbye.